मेरा नाम दृष्टि है और मुझे बचपन से ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही स्कूल में मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे रहे और मुझे इसीलिए दिल्ली की एक बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। मेरी मम्मी को दिल्ली के लोगों पर इतना कुछ खास भरोसा नहीं था, तो उन्होंने मुझे अपनी फ्रेंड के हॉस्टल में रहने के लिए भेज दिया। मेरी मम्मी की फ्रेंड का नाम पल्लवी था और मैं उन्हें बचपन से ही जानती थी। मैं हमेशा उन्हें पल्लवी आंटी कहकर ही पुकारती थी। जब मम्मी ने उन्हें बताया कि मैं दिल्ली आ रही हूँ अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए, आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और तुरंत ही मेरे लिए एक रूम खाली करवा दिया। फिलहाल तो मैं अभी अपने घर में ही थी। एक हफ्ते बाद मुझे दिल्ली के लिए निकलना था। एक हफ्ते बाद मैं फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गई और तुरंत ही पल्लवी आंटी के घर के सामने चली गई। उनका घर बहुत बड़ा था, करीब 4 मंजिला बड़ा था और वहाँ मेरे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी। आंटी का घर मेरे कॉलेज से बहुत पास था, वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो मेरे कॉलेज की बहुत सारी लड़कियाँ आंटी के घर में ही रहती थी। जैसे ही मैं अंदर गई, आंटी ने मुझे बहुत प्यार किया और अपने घर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिए। हमने बहुत देर तक बातें भी की। उसके बाद आंटी ने मुझे मेरा रूम दिखाया। मेरा रूम 4थी मंजिल पे था, सबसे ऊपर। हर फ्लोर में 2-2 रूम थे। आंटी से सारी बातें समझ लेने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। मेरा रूम नंबर 8। आंटी मुझे घर के डिसिप्लिन के मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही थी। मैं जैसे ही अपने रूम के अंदर जा रही थी, मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दिया। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो रूम नंबर 7 के सामने एक लड़की खड़ी थी। वो दिखने में बहुत प्रिटी लग रही थी। वो मेरी तरफ वेव कर रही थी। ये देखकर मैं उसके पास चली गई और हमने बातें करना शुरू कर दिया। वो मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ से हूँ और कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ वगैरह वगैरह। जब हम बातें ही कर रहे थे तब हमें पता चला कि हम दोनों सेम कॉलेज में जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बातों ही बातों में हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। वो लड़की का नाम सोफ़ी था। सबसे टॉप फ्लोर में सिर्फ मेरा और सोफ़ी का ही रूम था, तो हमारे अलावा और कोई ऊपर नहीं आता था। थोड़े ही देर में हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और हम बहुत अच्छे बडीज बन गए। हम हर जगह साथ जाते थे, चाहे वो कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, लंच करना हो या रात में साथ में सोना हो। हम रोज रात में कम से कम एक मूवी देखकर तो सोते ही थे। कभी वो मेरे रूम आ जाती तो कभी मैं उसके रूम चले जाती। सोफ़ी के मिल जाने के बाद मैंने कॉलेज में किसी और से फ्रेंडशिप करने का सोचा ही नहीं। सोफ़ी ही मेरे लिए इनफ हो गई थी। हमने साथ में जिम पे ज्वाइन कर लिया था और रोज कॉलेज के बाद सामने पार्क में जाकर गप्पे भी लड़ाते थे। हम दोनों की ऑलमोस्ट सारी पसंद ही मिलती थी। हमारे फेवरेट सॉन्ग्स, हमारी फेवरेट मूवीज, हमारा फेवरेट फूड। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बहन है जो आज इतने टाइम के बाद मुझे मिल गई है। मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रही थी। मुझे क्या पता था कि आगे जाकर मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कहने को तो ये बात अब 2 साल पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी मेरे होश उड़ जाते हैं जब भी मुझे वो दिन याद आते हैं। तो मैं और सोफ़ी हम साथ में ही रहते थे। हमारी क्लासेस भी सेम थी, तो मैं हमेशा उसके साथ ही अपनी क्लास अटेंड करती थी। एक शाम मैं अकेली अपने रूम में बैठी थी। मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने थे, तो उस दिन मैं कॉलेज भी नहीं गई थी और अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही थी। उस दिन मैं सोफ़ी से भी नहीं मिल पाई थी कि तभी मेरा फ़ोन बजा और मैंने देखा वो पल्लवी आंटी का फ़ोन था। मैंने तुरंत ही फ़ोन रिसीव कर लिया और आंटी से बहुत अच्छे से बातें की। आंटी ने भी मुझसे बहुत अच्छे से बातें की और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके घर नीचे आ जाऊं। उन्होंने कहा कि उनको मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने सोचा कि अब मैंने क्या गलत कर दिया है, तो मैंने सोचा कि सोफ़ी के साथ चलते हैं, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। मैंने सोफ़ी को आवाज़ देकर बुलाया और उससे बताया कि हमें नीचे जाना है। तो उसने कहा कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है और वो नीचे नहीं जा पाएगी, तो इस वजह से मुझे अकेले ही नीचे जाना पड़ा। नीचे पल्लवी आंटी सोफ़े में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे चाय वगैरह ऑफ़र किया और फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। फिर वो मुझसे बहुत अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछने लगी, जैसे कि यहाँ पर मेरा मन तो लग रहा है, मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बने हैं या नहीं, या मुझे किसी थेरेपी की ज़रूरत तो नहीं है या किसी साइकाइट्रिस्ट की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने मुझे बताया कि बिल्डिंग की कुछ लड़कियाँ मेरे बारे में उनके पास कुछ कंप्लेंट्स लेकर आई थी।
मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि मैं तो किसी से बात करती ही नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ किया है कि मेरी कोई कंप्लेन करे। उन्होंने मुझे बताया कि बिल्डिंग की लड़कियां कहती है कि मैं हमेशा अकेले ही रहती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और कभी कभी मैं अकेले ही बैठकर बातें करती हूँ। तब मैंने पल्लवी आंटी को बताया कि ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम सोफ़ी है और वो इसी बिल्डिंग में मेरे रूम के जस्ट बाजू में ही रहती है, रूम नंबर 7। ये सुनकर आंटी के एक्सप्रेशन ही बदल गए और उन्होंने कहा कि इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं आपसे झूठ नहीं कह रही, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप अभी मेरे साथ सोफ़ी से मिलने के लिए चलिए। आंटी तुरंत ही रेडी हो गई और फिर हम तुरंत ही टॉप फ्लोर में चले गए। रूम नंबर 7 के सामने पहुंचते ही मैं दरवाजे को नॉक करने लगी। मैंने सोफ़ी को बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी दी लेकिन वो आई ही नहीं बाहर। तब आंटी ने अपने बैग से चाबी निकाली और उस दरवाजे के लॉक को ओपन किया। जब हम रूम के अंदर गए तो रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अंदर धूल मिट्टी जाले, जैसे कि मानो वो कमरा सालों से खुला ही ना हो। ये सब देखकर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और आंटी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है ये सब। तब उन्होंने मुझे बताया कि सोफ़ी नाम की लड़की यहाँ रहती थी, लेकिन उसने 2 साल पहले ही इस रूम में सुसाइड कर लिया था स्टडीज़ के प्रेशर की वजह से, और उसके घर वाले भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कुछ बताया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर हम रूम के बाहर आ गए और आंटी ने उस रूम को फिर से लॉक कर दिया। आंटी मुझे बहुत वियर्ड तरीके से देख रही थी तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि आंटी मैं आपसे झूठ नहीं कह रही, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और इतने दिन मैं किसके साथ थी। आंटी ने मुझे सिंपैथी भरी आंखों से देखा और फिर वो नीचे चली गई। ये सब होने के बाद मैं अपने रूम में चली गई और मेरे मन में 1000 सवाल उठ रहे थे। मैं हर उस समय के बारे में सोच रही थी जो मैंने सोफ़ी के साथ बिताया था। ज़्यादा सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि जब मैं उसके साथ होती थी तो लोग क्यों मुझे अजीब तरह से देखते थे, क्योंकि शायद एक्चुअल में मैं किसी के साथ नहीं होती थी। शायद वो सोफ़ी की आत्मा थी जो सिर्फ मुझे सुनाई या दिखाई देती थी। ये सब सोच कर मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी और उसका रूम भी मेरे रूम के जस्ट बाजू में ही था। मैं अपने रूम से निकलने पर भी डर रही थी। मुझे आंटी पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस बारे में उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। सारी बातें अच्छे से जान लेने के बाद वहाँ पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं अपनी स्टडीज़ में फोकस तो कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए फिर 2 दिन के बाद ही मैंने आंटी का घर छोड़ दिया और उस बिल्डिंग से दूर एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। मुझे कॉलेज जाने में भी अजीब लगता था क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि वहाँ के लोग मेरे बारे में क्या कहते होंगे कि मैं कोई सरफिरी लड़की हूँ जो अकेले बैठकर अपने आप से ही बातें करती है, और शायद इसलिए अब मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन स्टडीज़ के लिए तो मुझे उसी कॉलेज पर रहना पड़ा। आज उस बात को बहुत समय हो गया है और अब सब ठीक भी है, पर अब भी मुझे सोफ़ी का चेहरा बहुत अच्छे से याद है।